मैं इस गांव के जो ग्राम प्रधान हैं मिसेस रेणु सिंह, उनके हस्बैंड मिस्टर ओमवीर सिंह, आपका थैंक यू। आप आए, आपने इतनी व्यवस्था बनाई, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत कृष्णा कॉलेज की तरफ से धन्यवाद। हमारे पीछे हैं विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रदीप राठौर सर, आमिर खान सर, सुरेश सर, विशाल सर, मिसेस पूजा ठाकुर मैम एंड मिसेस दीपिका मैम, और रिस्पेक्टेड बाहर से गांव से आए जितने भी मेंबर्स हैं, आप सबका धन्यवाद। तो इसी श्रृंखला को अपने शिविर का जो हमारा कार्यक्रम है इसको आगे बढ़ाते हुए मैं शुरुआत करती हूँ कि सर अपने एचओडी सर से कहूँगी कि सर आए और बच्चों के लिए 2 शब्द कहें। बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी साथीगण, ग्राम कंभौर के सभी सम्मानित निवासीगण और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर के तत्वाधान में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि जो विधि से संबंधित जानकारी है, जैसे कि हम आए दिन देखते रहते हैं कि कई बार ऐसा देखने में आता है कि लॉ की जानकारी ना होने की वजह से कई बार हमें बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आम जनमानस तक वो जानकारी पहुंचे जो उन तक पहुंचनी चाहिए, जिसके वे हकदार। यहाँ पर मैं एक बात और आपसे करना चाहूँगा कि कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ बिजनौर प्रत्येक शनिवार को अपने कैंपस में एक निःशुल्क लीगल एड कैंप का आयोजन करता है। प्रत्येक शनिवार को हमारे कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ में एक फ्री लीगल एड सेल एस्टैब्लिश किया गया है और ये लगभग गत 5 वर्षों से कार्यरत है, जिसमें आम जनमानस को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। उनसे जो भी उनकी समस्याएं हैं, विधिक समस्याएं जो हैं, उसको लेकर वो वहाँ पर आते हैं और जो भी कानूनी राय वहाँ पर उनको प्रोवाइड की जाती है वो सब निःशुल्क होती है। साथ ही हमारा ये प्रयास रहता है कि, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत रहते हुए इस क्लिनिक को संचालित किया जाता है, तो वहाँ पर जो भी कह सकते हैं कि सूचना प्रदान की जाती है या जो भी व्यक्ति वहाँ पर सहायता लेने के लिए आता है, तो उसकी समस्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जाती है प्रत्येक माह। और उसको जो भी आवश्यकता है, मान लीजिए उसको अधिवक्ता की आवश्यकता है, वह निर्धन व्यक्ति है और वह वहाँ पर जाकर जो है उतनी ज़्यादा फीस जो है अधिवक्ता को नहीं दे सकता, तो निःशुल्क अधिवक्ता वहाँ पर उसको प्रोवाइड किया जाता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से। तो लगभग 50 अधिवक्ताओं का पैनल जिला न्यायालय में स्टैब्लिश किया गया है, जो इसीलिए है, मतलब कि निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए। तो इन सब की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए ही ये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाता है कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ के द्वारा। आज हम ग्राम कंभौर में आए हैं ताकि यहाँ के लोगों को जो विधि के संबंध में जो आवश्यक जानकारी है वो प्रदान कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं कंचन मैम से अनुरोध करूँगा। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि हम लीगल जो भी कार्य होते हैं, जो भी लोगों की समस्याएं होती हैं, उनका समाधान करने के लिए जो उनको निःशुल्क सहायता दी जाती है वो सब हमारे संविधान के अंतर्गत आता है। तो वसुंधरा में मगन होकर अन्न उगाने वाला वो किसान है,
वसुंधरा में मगन होकर अन्न उगाने वाला किसान है, दुश्मनों को देश से बचाने वाले वो जवान है। फैल रही है विश्व भर में, फैल रही है विश्व भर में भारत में विविधता की खुशबू, भारत में विविधता की खुशबू पिरोता है जो एक सूत्र में, पिरोता है जो एक सूत्र में, वो हमारा संविधान है, वो हमारा संविधान है। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं अपने स्टूडेंट्स मिस अलनिसा सैफी BLLB 7 सेम आए और अपने विचार साझा करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अलीशा सैफी है। मैं BLLB 4th ईयर से हूँ फ्रॉम कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ। आज मैं आप सबको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके बारे में हर एक घर में बात होती है, लेकिन लोग उसके बारे में अवेयर नहीं है, जो कि है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा अपने साथ रहने वाले किसी ऐसे इंसान के द्वारा आपके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार या इंसल्ट करना ही घरेलू हिंसा कहलाता है। इसका एक अधिनियम बनाया गया था जो भी 2005 में जारी किया गया था, जिसकी धारा 12 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जो है जो उत्पीड़न हो रहा है जिन लोगों का, जो घरेलू हिंसा के शिकार हैं, उनको एक कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। उनको एक तरीके से कह सकते हैं आप फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके बारे में लोग अवेयर नहीं है। वो अभी भी घरेलू हिंसा के बारे में FIR करते हैं, सब खत्म हो जाता है, लेकिन कंपनसेशन नहीं लेते क्योंकि वो जानते ही नहीं है इस बारे में कि ऐसा कुछ भी होता है। तो धारा 12 के अंतर्गत 2005 में जो अधिनियम लागू किया गया, आप उसके बारे में ज़रूर जानें। अपने आसपास भी अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ जाके, अगर आप जा भी नहीं सकते हैं, पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हैं, तो कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, जो 112, 1098, 1091, 118, 180 और 105, जिन पे आप फ़ोन पे ही कंप्लेन कर सकते हैं, जिन पे ना आपका नाम जाता है, आपकी जानकारी भी नहीं जाती, और आप किसी एक इंसान को घरेलू हिंसा से बचा भी सकते हैं। तो आई होप आपको सब समझ आया होगा और आप सब आगे भी इस चीज़ को बढ़ाएंगे। अगली स्टूडेंट है मिस वंशिका BLLB 1st सेम। मिस वंशिका। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम वंशिका है। मैं क्लास BLLB 1st सेम की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ। मेरा सब्जेक्ट है निःशुल्क विधिक सहायता। मैं निःशुल्क विधिक सहायता के विषय में आप सभी के सामने अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। निःशुल्क विधिक सहायता प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और राज्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित लोक अदालतों और शिविर के माध्यम से जागरूक किया जाए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता के लिए अनेक उपबंध किए गए हैं और संविधान की उद्देशिका जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर न्याय की बात करता है। इस उपबंध को साकार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों और अन्य उपबंधों को रखा गया है। कहा जाता है कि न्याय होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है तथा शासन विधि के अनुरूप होता है। न तो कोई व्यक्ति बड़ा है और न ही छोटा है, सभी एक समान है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 हमारे अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपबंधित किए गए हैं तथा अनुच्छेद 21 जो कि प्राणदायी स्वतंत्रता की बात करता है। ऐसे में निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A जो कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, संविधान की उद्देशिका को काफी हद तक पूरा करता है। इसके अलावा और भी तमाम कानून उपबंध में दिए गए हैं जिनसे हम निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट है अर्शी BLLB 1st सेम। मिस अर्शी। जाति ग्रंथों का
की स्टूडेंट हूँ और मेरा टॉपिक है दो पहिया वाहन चलाते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल दो पहिया वाहन से कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा जो दुर्घटनाएं हैं वो जब हम दो पहिया वाहन चलाते हैं सावधानी नहीं बरतते हैं उसी के कारण। तो मैं उसी के बारे में अपने कुछ विचार शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप बाइक से या स्कूटर से बाहर जाते हैं तो हेलमेट अवश्य लगाएं और आपके साथ जो भी बैठा है वो भी जरूर लगाएं और दो लोगों से ज़्यादा कभी भी बाइक या स्कूटर पर नहीं बैठें और कभी भी ईयरफोन लगाकर बाइक या स्कूटर नहीं चलाना चाहिए। और शराब पीकर जो है कभी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, हमारी जान को खतरा है मतलब। और अगर आप लंबी यात्रा पे हैं तो अपना फ़ोन कभी स्विच ऑफ ना करें क्योंकि घर से कॉल आ सकती है इसलिए। और जो है आप पूर्ण पालन करें सड़क सुरक्षा अधिनियम का और बाइक की जो स्पीड है आपका कम से कम 40 से 50 और ज़्यादा से ज़्यादा हाईवे पर 60 से 70 आप रख सकते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर प्लीज आए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए ग्रामवासियों के लिए दो शब्द कहें प्लीज सर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के तौर पर आपके इस जनपद बिजनौर में मेरे कार्यकाल का लगभग 1 वर्ष हो रहा है। हालांकि इस दौरान मैंने कोशिश की कि लगभग पूरे जिले को कवर करके सभी लोगों से मिला जाए और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं और लोगों को लीगल इससे आगे का भविष्य ऐसा दिख रहा है जैसे लोग अब अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल उसी तरह से जागरूक होंगे जैसा इस संविधान की लोगों से और हम लोगों से अपेक्षा है। क्योंकि विधिक सेवाएं प्रदान करना कानून के क्षेत्र का मामला है। इस संबंध में विधि के छात्रों की ओर से जो विभिन्न कॉलेजेस हैं जहां पर लॉ की पढ़ाई हो रही है उनके स्टूडेंट्स की ओर से हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। उसी क्रम में आपके कॉलेज की ओर से भी आज का ये कार्यक्रम हमारे सहयोग के रूप में ही है। हम आशा करते हैं कि वो समय दूर नहीं होगा जब लोगों में सामान्य साक्षरता के से आगे बढ़कर हम विधिक साक्षरता की जागरूकता बढ़ाएंगे और उस तरीके से जागरूक हो करके लोग न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हुए उनको प्राप्त करेंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों को जो शायद उतने साक्षर या उतने जागरूक ना हो उनकी मदद करते हुए हम लोग अपना एक सिद्धांत जो हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण का सिद्धांत है कि न्याय चला निर्धन की ओर, उस सिद्धांत को कोशिश करेंगे कि पूरे तरीके से प्राप्त कर पाएं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। और ये समय का फेर है, आज नहीं तो कल हम अपने इस लक्ष्य को क्रमशः धीरे धीरे करके पूरे तरीके से प्राप्त करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए प्राधिकरण की बात रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया। कुछ योजनाएं जो हमारे यहाँ से चल रही हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा अवगत करा के कि जैसे किसी व्यक्ति को कानूनी सहायता के रूप में कोई अक्षम है, कोई पैसे से कमज़ोर है और उसको कानूनी मदद नहीं मिल पा रही है, वो न्यायालयों में अपने मुकदमों की पैरवी नहीं कर पा रहा है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण के पास बहुत ही अच्छे वकीलों का एक पैनल है और वहां से आपको वो अधिवक्ता निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं आपके एक आवेदन और शपथ पत्र पर। फिर आपके मुकदमे की पैरवी वो अधिवक्ता करते हैं और उनकी जो भी फीस बनती है वो हमारे प्राधिकरण की ओर से उनको दी जाती है।
वो आपसे उसके बारे में चार्ज नहीं कर सकते हैं। और ये अधिवक्ता वही होते हैं जो सामान्य रूप से अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि निःशुल्क देने के लिए हम उन लोगों को बुला लेंगे जिनको शायद इतना नॉलेज ना हो या नए हो। पैनल में वही अधिवक्ता हैं जिनका अच्छा खासा अनुभव है, जो सामान्य रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि हम प्राधिकरण की ओर से प्रैक्टिस करते हैं, उन पर ऐसा कोई बंधन नहीं है कि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो वो भी करते हैं। प्राधिकरण की ओर से भी मुकदमों की पैरवी करते हैं। बस ये कि प्राधिकरण के मुकदमों में उनको फीस क्लाइंट से नहीं लेनी है, उनको प्राधिकरण से लेनी है। विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम हमारे यहाँ चलती है, जिसमें किसी भी अपराध से पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उन सबको आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता प्राधिकरण की ओर से प्रदान की जाती है उनके आवेदन पर। FIR दर्ज होने के तुरंत बाद उसका आवेदन भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी रूप से कोई भी किसी भी विभाग का आपका कोई मामला हो, लंबित हो और उसमें आपकी सुनवाई ना हो रही हो, कार्यवाही आगे ना बढ़ रही हो, उसको विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हम उसमें तेजी करते हैं। संबंधित विभाग से बात करके जो भी उसमें समस्याएं होती हैं उनको दूर करा के जल्दी से जल्दी आवेदन का निस्तारण कराते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कराया जाता है। इसमें बैंकों से, प्रशासनिक अधिकारियों से और सभी न्यायालयों से समन्वय स्थापित करके लोगों के मामलों को सुलह समझौते के आधार पर या कम जुर्माने लगा करके निस्तारित करवाने का हम लोग प्रयास करते हैं। बैंकों में जो लोन, डिफॉल्ट लोन के केसेस हैं, NPA के केसेस हैं, उनमें वन टाइम सेटलमेंट का प्रयास करते हैं। कम से कम राशि पर तय करा करके एक बार में सेटलमेंट कराने की कोशिश करते हैं। और हर लोक अदालत में हम लगभग 1000 ऐसे मामले जो बैंक डिफॉल्ट के केसेस होते हैं, लोन डिफॉल्ट के, उनका वन टाइम सेटलमेंट कराने में सफल रहते हैं। लगभग 1000 केसेस हर लोक अदालत में हम लोग निपटा पाते हैं। हालांकि उसमें रखते हम लोग 12-15 हज़ार केस हर बार लगाते हैं, लेकिन जिनमें पार्टी से सेटल हो जाता है कि हाँ इतने रुपए पे बैंक भी एग्री है और पार्टी भी एग्री है, वही मामले उसमें सेटल हो पाते हैं। बाकी को अगले बार के लिए विचार करने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। छोटे मोटे चालान जो हो जाते हैं उनका लोक अदालत में हम लोग निस्तारण करते हैं। सुलह समझौते के आधार पर बहुत पुराने दीवानी मामलों का भी निस्तारण हो जाता है, जिससे न केवल पक्षकारों का निर्णय उनके मन के हिसाब से हो जाता है, बल्कि उसमें आने वाले तमामों भविष्य के खर्चों से वो बच जाते हैं। अभी एक नई लोक अदालत में एक नई प्रथा का भी हम लोगों ने समावेश किया है। पारिवारिक मामलों में जो पति पत्नी के मामले होते हैं, वैवाहिक मामले होते हैं, वैवाहिक विवाद के, उनमें सामान्य रूप से थाने के स्तर पर एक बार प्रयास किया जाता था सुलह का, और अगर वहां नहीं हो पाता था तो मामला दर्ज करके अदालत भेज दिया जाता था। अब अदालत पे भी हम लोगों ने शुरू किया है कि बिना मुकदमे को दर्ज किए, यानी कि अदालती कार्रवाई में गए बिना, जैसा आप बैठ करके खुद पति पत्नी को बिठा करके, उनके परिवार वालों को बिठा करके आपस में सुलह कराने का प्रयास करें। और फिर अगर उसमें सुलह हो जाती है तो जज साहब का ही एक आदेश, कोर्ट का ही एक ऑर्डर मिलता है, जिसे प्री लिटिगेशन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के एक ऑर्डर के रूप में हम देखते हैं। वो आदेश किसी भी अन्य न्यायिक कार्यवाही में बाकायदा साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है, उसका प्रभाव रहता है। जैसे सामान्य रूप से अगर बैठ करके थाने में सुलह कर ली और एक कागज पे लिख लिया, उसका उतना प्रभाव नहीं रहता। लेकिन अगर कोर्ट में वो सेटल होता है मामला, कोर्ट का ऑर्डर होता है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। ये इसी जनवरी से हम लोगों ने इसको शुरू किया है, और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अदालतों में मामले जाने के बाद साक्ष्य के रूप में वकील साहब की ओर से कुछ, दोनों पार्टी में चूंकि वकील साहब रहते हैं तो थोड़ा सा टेक्निकलिटी में मामला जाने लगता है और फिर उसमें समय लगता है। हम ये चाहते हैं कि साक्ष्य के स्तर पर जाने से पहले, कोर्ट के लेवल पे जाने से पहले ही अगर पक्षकार बैठ करके खुद ही बातों को आपसी सहमति से ख़त्म कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। मुख्य उद्देश्य उसका यही है कि परिवार बचा रहे। मुकदमे जितना कम से कम, अदालतों पर वैसे ही बहुत बोझ है, इसलिए जितना कम से कम मुकदमे आए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और ये
अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जो कोर्ट के पैरेलल चलती है लेकिन कोर्ट नहीं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम किसी थर्ड पार्टी को जज नहीं बनाते हैं। जो पार्टी जिनके बीच में डिस्प्यूट होता है वो खुद अपनी जज होती है। उन्हीं को ये तय करना है कि कौन सी कंडीशन पे हमें आपस में सुलह करके मामले को ख़त्म करना है। वही उसकी शर्तें लिखते हैं, वही तय करते हैं कि हम आपस में सुलह कर रहे हैं तो आगे इनको क्या करना होगा, आगे मुझे क्या करना होगा। कोर्ट का वहाँ पर केवल इतना रोल होता है, वो दोनों को समझाने का प्रयास करता है और जिन बातों पे वो दोनों लोग राजी हो जाते हैं उन्हीं बातों को लिख देना, लिख करके ये तय कर देना कि हाँ हमारे सामने ये बातें हुई थी, ऐसा ऐसा इन लोगों के बीच में इन्हीं शर्तों पर सुलह हुई है और ये हम लिखे दे रहे हैं, भविष्य में कभी कोई और विवाद होगा तो ये लिखी हुई बात वहाँ पर काम आए। इस नाते एक ये विशेष लोक अदालत का हम लोग अब आयोजन करेंगे, हालांकि जुड़ी इसी में रहेगी लेकिन इसके एप्लीकेशन अलग से लिए जाएंगे। लीगल एड क्लिनिक के थ्रू भी हम इसके वहाँ पर एक बॉक्सेस रखवा करके उसमें भी ये एप्लीकेशन अगर किसी को बताना नहीं है किसी को और वो उसका विवाद है उस बॉक्स में वो अपना लिख करके डाल दे, हमारे यहाँ से उसको महीने में 15 दिन में एक बार देख करके एप्लीकेशन ले जाएंगे, सीधे जज साहब के पास रख देंगे। बीच का कोई आदमी नहीं ये जान पाएगा कि उसमें क्या विवाद था पति पत्नी का, वो सीधे जज साहब के सामने जाएगा, आपको नोटिस आएगी और वहाँ पर आकर के जज साहब के सामने उस मामले में निस्तारण हो जाएगा। मतलब आपको बीच में किसी को नहीं बताना है कि क्या विवाद है, बस इतना लिख देना है कि हमारे और इनके बीच में ठीक नहीं चल रहा है और अगर ये विवाद यहीं पर नहीं खत्म होता है तो आगे इसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं, हो सकता है डिवोर्स पिटीशन फाइल हो जाए, मेंटेनेंस पिटीशन फाइल हो जाए। तो वो एप्लीकेशन फिर हम लोग ले जाकर के सीधे वहाँ रख देते हैं। यानी बीच का आपका अगर कोई ऐसा मतलब है कि ये कोई जान न पाए, ये किसी को पता न चले भाई हमारा विवाद है, हम आपस में हम चाहते हैं सेटल हो जाए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि मामला जज साहब के सामने सेटल हो, तो हम ये इसके लिए जितने भी लीगल एड क्लिनिक्स हैं हमारे वहाँ पर हम बॉक्सेस रखवा रहे हैं और उसमें आप रख देंगे, वो हम लोग सीधे कलेक्ट कर लेंगे वहाँ से, उसके लिए और किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य रूप से यही तो उद्देश्य कि हम लोगों में विधिक जागरूकता फैलाएंगे और लोगों को विधिक सेवाएं प्रदान करेंगे। ये इसका शुरुआती समय है, धीरे धीरे करके हम इसके बारे में, जैसा पिछले अक्टूबर और नवंबर के बाद इसमें बहुत तेजी आई है, आप लोगों ने देखा होगा, जब से अमृत महोत्सव के दौरान हम लोगों ने इसको पूरे जिले में इसका प्रचार प्रसार किया। आप सभी साथियों का भी बहुत सहयोग रहा, नुक्कड़ नाटक और रैली और ये सब हम लोगों ने निकाले, जागरूकता काफ़ी फैली है, लोग इसके बारे में जानते हैं, जानने लगे हैं। अब देखना है कि हम उनको कितनी सेवाएं प्रदान कर पाते हैं, क्योंकि विश्वास वहीं से पनपेगा जब उनके आवेदन पर हम उनको सेवाएं प्रदान कर पाएंगे। संस्था का निर्माण, संस्था का प्रचार ये शुरुआती है। संस्था की ओर से दी जाने वाली सेवाओं की परिपक्वता, संस्था की ओर से जितने लोगों के आवेदन है उनको संतुष्ट करना हमारे लिए असली चुनौती होगी और हम इस पे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से खरा उतरेंगे। पुनः एक बार मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बताया एक उद्देश्य की बात की है, हमें एक उद्देश्य को कंप्लीट करना है, लेकिन उसको हमें कोई 2-4 व्यक्ति आपस में मिलकर पूरा नहीं कर सकते, हम सबको जरूरत है। हम सब उसको एक साथ मिलकर अगर सहयोग करें एक दूसरे का तो हम जल्दी उस एम तक उसको पा सकते हैं, जल्दी से जल्दी हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, गोल को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने कलीग मिस्टर विशाल विक्रम सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर प्लीज आए और बच्चों के लिए। हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि बिजनौर के जिला सेवा प्राधिकरण के जज शिवानंद जी, हमारे समस्त अध्यापकगण, और सबसे सम्मानित की बात है हमारे बीच बैठे हमारी माताएं, इस कमौर ग्राम निवासी हमारी महिलाएं और ग्राम प्रधान जी जो एक व्यवस्था अच्छी की है यहाँ पर, और हमारे प्यारे बच्चों। ये निःशुल्क विधिक साक्षरता दिवस, ये शायद 9 नवंबर और 1987
ये स्टार्ट हुआ था 1987 की बात। जैसे हमारे प्यारे बच्चे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे, राइट टू इक्वालिटी की बात होती है। राइट की बात अगर हो रही है तो राइट टू इक्वालिटी की बात होती है। आर्टिकल 14 में पढ़े होंगे बच्चे, हमारे कुछ बच्चे सीनियर हैं। समानता का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो आर्थिक रूप से समान नहीं है, क्या वो न्याय से वो वंचित रह सकते हैं? क्या उनको न्याय से वंचित रखा जाए? उसके लिए ये आयोजन किया जा रहा है। आप हमारे बीच जो बैठे हमारे बच्चे हैं, विद्यार्थी ला कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है इन ग्राम वासियों को एक एक करके, जिस गांव में जिस मकान में रहते हैं उसके आसपास अगर कोई दिक्कत हो रही है, नोट करिए, बताइए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वकील नालसा नाम सुने होंगे, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। अच्छा, इसका उदय कहां से हुआ? एक केस बहुत फेमस हुआ था, हम लोग ला कर रहे थे, मुझे याद है, एक बिहार का केस हुआ था। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि मान लीजिए आपने कोई अपराध किया, कहने मतलब एक पक्ष दो पक्ष, क्या उसमें तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है? तीसरा व्यक्ति कोई इन्वॉल्व हो सकता है। आप दो हैं, किसी ने केस किया, किसी ने फाइल किया, क्या तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है अपने आप? क्या इसकी व्यवस्था थी? क्या संविधान में इसकी व्यवस्था थी? लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी? एक पीआईएल। बिहार में यही केस हुआ था कि पीआईएल के जनक कौन माने जाते हैं? जस्टिस भगवती। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि उसके जनक कौन माने गए हैं? भगवती। उन्होंने एक्सेप्ट किया, फाइल को एक्सेप्ट किया। उसमें केस क्या था, थोड़ा उदाहरण देते हैं आपको कि कैदी जो है वो जेल में बंद था और उसने ऐसा कार्य किया जिसकी सजा 1 साल के लिए हो सकती थी, लेकिन वो 1.5 साल तक जेल के अंदर ही रहा, फिर भी ना उसकी जमानत हुई। तो ऐसी ही कई जेल हैं, कई हजार कैदी हैं। इसीलिए सबसे पहले जैसे भगवती ने कहा, नहीं ये तो वहीं से निकलकर यह उदाहरण सामने आई आपके, जिसकी शुरुआत हुई क्या? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। उसके बाद वहां से कहां आए? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। उसके बाद कहां आए? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। ऐसे ही जागरूक किया जाने लगा और जगह जगह गांव। लेकिन जो कमियां रही, इतने दिन से कैंप लग रहे हैं, कमियां क्या रही हैं? जो हमारे बीच कुछ एडवोकेट हैं, उनका सहयोग नहीं होता, जो सच्चाई है। कुछ एडवोकेट ऐसे हैं, लेकिन उनके लिए सारी व्यवस्था बनाई गई है। जो एक पैनल बनाया गया है, सर ने अभी बताया, वो एडवोकेट हैं, वो सारी चीज। पीआईएल आप देखते होंगे, आप एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट सकते हैं, जो 5 प्रतियों में आप भेज सकते हैं, या हाई कोर्ट के 2 प्रतियों में भेज सकते हैं, वो तो अलग जो भी रूल है उसके। लेकिन इनको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे विद्यार्थियों की। अब बात आती है सोशल वेलफेयर स्टेट, जिसको कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य, डॉक्टर ऑफ प्रिंसिपल्स, इसको भी आप पढ़े होंगे। इसकी जिम्मेदारी है, स्टेट की ड्यूटी है कि कोई भी व्यक्ति, ये जो आज जो प्रोग्राम हो रहा है, जो व्यवस्था हो रही है, क्या किस लिए हो रही है? कि जो बेचारे विकलांग हैं, जो मानसिक रूप से परेशान हैं, या बाढ़ के कारण कोई परेशान हो गया है, ये समस्या से जो ग्रसित हैं, उनके पास पैसा नहीं है, फिर भी वो स्टेट की जिम्मेदारी है उनके लिए कि वो जो है उनको न्याय से वंचित न रखा जाए, न्याय उनको मिले। इसीलिए द लीगल सर्विस अथॉरिटी
गठन किया गया, वो बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी है जगह जगह जाकर के कैंप करिए और जो है अवेयर करिए, जागरूक करिए। हम इसलिए गांव में आए हैं केवल जागरूक करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमको बुलाया गया कुछ कहने के लिए, बोलने के लिए, उसके लिए धन्यवाद मैडम। यहाँ पर बाकी ग्रामवासियों के लिए एक बार पुनः जो है धन्यवाद ओमवीर भाई साहब के लिए। थैंक यू। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले विद्यार्थी हैं मिस्टर जिशान। मिस्टर जिशान आए और FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में बताएं, ग्रामवासियों को जागरूक करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं जिशान अहमद BLLB 9th सेम कृष्णा कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है FIR यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। जब भी कहीं कोई क्राइम होता है, नॉर्मली हमारे गांव में क्या होता है कि कोई क्राइम हुआ तो वो जो है थाने ले जाते हैं, थाने गए भी तो जो है पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। कोई भी क्राइम हुआ आप जो है थाने जाइए, वहाँ पर रिपोर्ट लिखना लाजमी होता है। आप पुलिस से कहेंगे तो आपकी रिपोर्ट लिखना जरूरी है। कोई भी क्राइम हुआ जरूरी नहीं कि आप थाने ही जाइए, आप कॉल करेंगे पुलिस आपके यहाँ आएगी, आप लिखित में दें, ओरली दें। इसका प्रावधान जो है हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है, जिसके लिए हमें जो है तो इसका प्रावधान जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है, जिसके लिए जो हमें FIR दर्ज कराने के लिए थाने जाना पड़ेगा। अगर हम थाने नहीं भी जाते हैं तो पुलिस हमारे यहाँ आएगी। हमें जो है लेकिन FIR में डिले नहीं करना चाहिए। रीजनेबल डिले जरूरी है लेकिन ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। और अगर कोई क्राइम होता है और आप सूचना पुलिस को देते हैं और पुलिस FIR दर्ज करने से मना करती है तो उसके लिए आप जो है लिखकर उनके हायर अधिकारियों को, जो यानी कि SP होते हैं, DSP होते हैं, उनको लिख के दे सकते हैं। अगर तब भी आपका जो है दर्ज नहीं होती है तो फिर आप जो है मजिस्ट्रेट को लिख के दे सकते हैं, आपकी FIR जरूर दर्ज की जाएगी। तो तब आप भी आपके आसपास कोई क्राइम हो, कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, गैर संज्ञेय अपराध हो, तो आप जो है जल्द से जल्द कोई भी व्यक्ति उसकी सूचना जो है पास के थाने में दे, या अगर किसी और थाने अधिकार का मामला है तब भी आप पास के थाने में दे सकते हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी यह कहकर मना नहीं कर सकता कि ये मेरे थाना अधिकार का मामला नहीं है। उसके लिए 0 FIR का प्रावधान है, जिसके तहत जो है वो FIR आपकी लिखेंगे, लेकिन वो जो है संबंधित थाने को ट्रांसफर कर दी जाएगी बाद में। तो इसलिए कहीं भी कोई क्राइम हो तो एक जागरूक नागरिक बन के FIR जरूर लिखवाएं। धन्यवाद। हमारी अगली छात्रा है मिस अंजलि शर्मा, BLLB 9th सेम। मिस अंजलि शर्मा। मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मैं कक्षा BLLB अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ और कृष्णा कॉलेज से ही हूँ। तो मैं आप सबको आज सेक्शन 498A यानी कि IPC की धारा 498 के बारे में बताना चाहती हूँ, जो डील करता है कभी भी किसी विवाहित स्त्री के साथ उसका हस्बैंड यानी कि उसका पति या फिर ससुराल वाले या फिर कोई ऐसे रिश्तेदार जो शादी के बाद बने हैं, शादी से पहले वाले नहीं, ये नोट करने वाली बात है। उसके साथ कोई भी ऐसी क्रूरल्टी करते हैं, क्रूरता करते हैं, जिससे वो परेशान होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए या फिर कुछ मतलब फिजिकली उसको मतलब इस तरह से परेशान करे या ऐसी क्रूरता करे कि उसको फिजिकली डिसेबल हो जाए कि वो काम ना कर पाए कुछ दिन तक, या फिर मेंटली इतना टॉर्चर कर दे कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। इसमें स्पेशली ये है कि 2 तरह के होते हैं परेशान करने के तरीके, मेंटली या फिर फिजिकली, यानी कि शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से। तो इसमें ये है कि जो वो स्त्री है वो या तो खुद जाके अपनी FIR दर्ज कराए, या फिर अगर वो किसी कारणवश नहीं करवा पाती है तो उसके बच्चे या फिर बच्चे भी नहीं करवा पाते हैं तो वो रिश्तेदार जो उसके शादी के बाद बने हैं वो करवा सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो उसके आसपास कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो गवर्नमेंट हो वो इस तरह की FIR करा सकता है उसकी हालत को देखते हुए। जो सबसे पहले 2017 की बात है, उसमें जो ये हुआ था कि अगर कोई फीमेल FIR करती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो इंस्टेंट अरेस्टिंग है वो नहीं होगी, पहले इन्वेस्टिगेशन होगी फिर इंस्टेंट अरेस्टिंग, फिर मतलब अरेस्टिंग होगी। लेकिन 2018 में सितंबर में दोबारा से नोटिफिकेशन आया
कि अगर कोई FIR दर्ज करता है फीमेल के अकॉर्डिंग तो उसमें इंस्टेंट अरेस्टिंग होगी। अब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई ऐसा होता है आपके साथ तो उसमें इंस्टेंट अरेस्टिंग होगी। और तो फिर अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप सेक्शन 498 पढ़ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं कृष्णा कॉलेज में आके। थैंक यू। अगली छात्रा है मिस गुलफ्सा। मिस गुलफ्सा। कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम गुलफ्सा है। मैं LLB फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ और मेरा विषय है कंज्यूमर फॉर्म। कंज्यूमर फॉर्म के विषय पर मैं आप सभी के सामने अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सभी सोच रहे होंगे कि कंज्यूमर फॉर्म होता क्या है, कंज्यूमर फॉर्म कैसे काम करता है और हम इसके फायदे कैसे ले सकते हैं। जब कभी आप कोई सामान खरीदते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन के माध्यम से हो, उसको यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करते समय उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप दुकानदार के पास जाते हैं और अपने सामान को वापस करने की कोशिश करते हैं या फिर उसमें अपने पैसे लेने की कोशिश करते हैं। तो दुकानदार आपके साथ धोखाधड़ी करता है या फिर कोई ऊटपटांग बातें करता है या फिर आपको भ्रम करने की कोशिश करता है। तो आप कंज्यूमर फॉर्म में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और सन 2019 के बाद से कंज्यूमर फॉर्म को डिस्ट्रिक्ट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर आनंद स्वरूप जी को आए और अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। यहाँ उपस्थित हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव साहब और प्रधान जी और हमारे कृष्णा कॉलेज के प्रोफेसर लोग और यहाँ गांव के सम्मानित लोग और हमारे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं LLB फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और ये भी बता देता हूँ, मुझे कहीं छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। मैं रिटायर हुआ था सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और अब मेरा मन किया था, वैसे तो मैंने बहुत रिटायर भी रहा हूँ 10 साल, इन ब्रीफ कर दूँगा आपको और विभिन्न पोस्टों भी रहा हूँ। तो आज मेरा जो टॉपिक है ये MV एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में मोटर दुर्घटना जो हो जाती है उसमें हम कंपनसेशन का क्या प्रोविजन है या कैसे ले सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। इसके अंतर्गत 2019 से पहले मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, मोटर एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनमें क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन कैसे लिया जा सकता है। तो ये 2019 से पहले 25,000 और 50,000, 25,000 जो माइनर इंजरी है उसका था, या ये हॉट हिट एंड रन, जैसे कई बार पता नहीं लगता है और वो एक्सीडेंट होकर आदमी चला जाता है, तो उसके बारे में हम क्षतिपूर्ति लेने के लिए उसकी सूचना देते हैं थाने को और उसकी कार्रवाई होती है। तो ये 25,000 और 50,000 था, लेकिन 2019 के बाद किसी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये अमाउंट 25,000 की बजाय 50,000 और इन डेथ केसेस ये 15 लाख के बजाय 1 लाख, 50,000 के बजाय 1 लाख होगा, सॉरी 1000। तो ये हमारा, अच्छा हम कंपनसेशन कैसे लेंगे ये भी है। और इसमें सरकार, क्योंकि हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, जो इसके लिए सुटेबल कोर्ट होती है जहाँ ये सुने जाते हैं, और उसके लिए फिर हमें सरकार जो आदेश, जो वहाँ से आदेश पारित होता है, जो कंपनसेशन की धनराशि हमें उस समय नगद मिलती है और वो बाकी डिलीट करने के बाद जो कोर्ट आदेश करता है वो आपको उपलब्ध कराई जाती है। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू। क्योंकि अब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है, तो मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, सर की बातों को हमने सुना, विद्यार्थियों की बातों को हमने सुना, हम सब कहीं ना कहीं लाभान्वित हुए हैं। तो मैं अब हमारे डॉक्टर M.A. खान सर से रिक्वेस्ट करूँगी, सर प्लीज आए, समापन हमारा प्रोग्राम है।
विशाल कैसे ठंडा हो गया। कार्यक्रम में उपस्थित जो न्यायिक अधिकारी हैं, नालसा के सचिव हैं, मेरे विभागाध्यक्ष, मेरे साथी लोग और इस गांव से उपस्थित सम्मानित नागरिक, प्यारे बच्चों, लीगल अवेयरनेस कैंप यानी विधिक जागरूकता शिविर और ये डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के तत्वावधान में के सहयोग से कहना चाहिए और कृष्णा कॉलेज के सहयोग से हो रहा है। मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। जिन लोगों को हमने गांव से बुलाया है, सामान्य नागरिक हैं, वो आकर के उनके मन में, मस्तिष्क में एक प्रश्न होगा कि हमारा इस विधिक साक्षरता शिविर से क्या लेना चाहिए। छात्र भी जो इस तरह के कार्यक्रम अटेंड कर चुके हैं वो तो समझ गए हैं, लेकिन मोटे तौर पर वो भी नहीं जानते हैं कि आखिर इस सबसे हमें क्या लेना देना। हम तो पढ़ने आए थे, हम पढ़ के चले जाए। तो इस बात को मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि वास्तव में हम एक समाज में रहते हैं, एक राज्य के अंतर्गत हम हैं, एक व्यवस्था के अंतर्गत हम रहते हैं। व्यवस्था बनाई गई, ये व्यवस्था आज नहीं बनी, इस व्यवस्था का इतिहास बहुत लंबा है। 1776 की अगर मैं बात करूं, बिल ऑफ राइट्स की, जो अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स था, तो वहां पर मानव अधिकारों की बात हुई, अधिकारों की और गरिमा की, मानव अधिकार और उनकी गरिमा की, और वहीं से फिर व्यवस्था की बात है। क्योंकि जब मानव के अधिकार और उनकी गरिमा को मेंटेन करना है तो फिर हमें एक ऑर्डर मेंटेन करना, एक व्यवस्था को मेंटेन करना। उस व्यवस्था को मेंटेन करने की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सरकार के ऊपर आती है, और आज भी हम सब लोग जानते हैं कि जो भी जिम्मेदारी है वो सरकार की है, नागरिक उससे बच जाता है। ये सब हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, सरकार की जिम्मेदारी है। पुलिस स्टेट से हम वेलफेयर स्टेट में आए हैं। यहाँ पर हम सुबह को जो सफाई करने का काम होता है, उसके लिए भी सामान्य तौर पर देखने की बात है, खड़े होकर इंतजार करते हैं कि भाई अभी सफाई वाला नहीं आया, यानी अपना जो दायित्व है उसको हम नहीं करते। छात्रों, इस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता आपको ये महत्व बताने के लिए है कि आप विधि के छात्र हैं, आप ये ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आप निश्चित रूप से एक व्यवसाय के तौर पर अपनी आजीविका कमाने के लिए आप इस ज्ञान का प्रयोग करेंगे, लेकिन आपका एक सामाजिक दायित्व भी बनता है और एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि आप केवल फीस लेकर के ही आपका काम हो जाए, ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा आपका जो नैतिक दायित्व है, और छात्र होने के नाते भी और एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी तो हमारा दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व, मॉरल ड्यूटी और सामाजिक दायित्व, समाज के प्रति दायित्व, ठीक है ना। वो दायित्व का निर्वहन हमें करना है। उस दायित्व का निर्वहन कैसे करेंगे और व्यवस्था में और समाज में अपना योगदान कैसे देंगे, व्यवस्था के में या समाज में जहां कोई कमी है, जहां कोई समस्या आती है, उसका समाधान तलाशने में अपना योगदान करेंगे, उसका समाधान कराने में
योगदान करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो एक अच्छा समाज और एक अच्छा राष्ट्र बन करके तैयार होगा। तो सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसके अंदर योगदान करें। बात आती है विधिक सेवा की। तो विधिक सेवा के अंदर आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स हैं। बड़ी मात्रा में आबादी के हिसाब से बड़ी मात्रा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी हुई है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं, अखबार में आप लोग पढ़ते होंगे कि अदालतों में जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी ही अपनी एक बड़ी तादाद है, लाखों की तादाद में वो होते हैं। समस्या यहां आती है कि उनको कैसे निपटारा किया जाए। जाहिर बात है उस जो प्रोसेस है उसमें एक समय लगता है और कई बार वो समय इतना ज्यादा हो जाता है कि बेंथम को अगर हम कोट करें, वो कहता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर किसी को न्याय मिलने में देरी हुई है तो उस न्याय का कोई फायदा ही नहीं है। एक अदालतों के ऊपर जो काम का बोझ है वो कम किया जाए और उसके बाद अपने नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को इतना जिम्मेदार और इतना जागरूक बनाया जाए कि जो समस्या है उसको प्राथमिक स्तर पर ही उसका समाधान कर लिया जाए। हमारे यहाँ तो व्यवस्था थी, जो लोग जानते हैं, पढ़ेंगे, सुना होगा, हमारे यहाँ गांव के लेवल पर पंचायत होती थी और छोटी बड़ी समस्या, उस समस्या का समाधान वहां पंचायत में बैठ करके हो जाता था। किसी को कचहरी या जज नहीं जाना पड़ता था। यह हमारे यहाँ की व्यवस्था थी। समय के साथ साथ सारा भार अदालतों पे गया और अदालतें में ओवरबर्डन हो गया। तो हम वापस इस तरह की परिकल्पना चाहते हैं, करते हैं कि हम उसका निस्तारण वहां कर लें। इसी के बीच एक कड़ी सर ने बताया विधिक सेवा प्राधिकरण की है। सर ने बड़े विस्तार से बताया कहां से ये शुरू हुई, क्या उसका उद्देश्य था। वहां उद्देश्य यही था कि आपके जो छोटे छोटे मामले हैं उनको आप, दो बातें होती हैं, अभी 498 ए की बात बताई। 498 ए का जो मामला है वो किसी से छुपा नहीं है, सब लोग जानते हैं। घरेलू महिला हिंसा निवारण अधिनियम आया, उसको सब जानते हैं, सबको पता है हिंसा होती है, प्रत्यक्ष रूप से होती है, अप्रत्यक्ष रूप से होती है, उसकी शिकायत नहीं होती और जो पीड़ित है उसे झेलता रहता है। तो इसका मतलब उसकी गरिमा और उसका अधिकार, उसका हनन हो रहा है। अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर रोक लेनी चाहिए। अब उसके लिए बहाना बनाया जाता है कि साहब हम तो गरीब हैं, हम तो शहर तक नहीं जा सकते, हम तो थाने तक नहीं जा सकते। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि न्याय जो है जब तक आपके द्वार पर आपको नहीं मिलेगा, जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। कॉलेज ज्यादा दूर नहीं है यहां से तो, लेकिन हम और भी इंटीरियर दूर के जो सुदूर क्षेत्र के जो गांव है वहां पर भी जाते हैं और लोगों से मिल करके उन्हें कुछ चीजें बताने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें इतनी जानकारी हो कि अगर आवश्यकता है तो वो जो लीगल क्लिनिक है, क्लिनिक से हम लोग आमतौर पर चिकित्सालय की बात करते हैं, एक नाम दिया गया है, एक ऐसी सेल का गठन हमारे यहाँ किया गया है महाविद्यालय में, प्रत्येक लॉ कॉलेज के अंदर, कि वहां पर शनिवार के दिन एक समय रख दिया। चूंकि वहां जो फैकल्टी के लोग हैं वो सब एडवोकेट्स हैं, LLB LLM है, डॉक्टरेट है, ऐसे लोग हैं, यानी सब जानते हैं वो, और अपने छात्रों के मदद से वहां पर जो समस्या है, कौन सी समस्या, आपके घर के अंदर जो जमीन का, मकान का जो बंटवारा है, घरेलू हिंसा की बात है, MB एक्ट का मामला है, या और इससे जुड़े हुए छोटी छोटी चीजें जिन्हें लेके बड़ी उलझन कई बार हो जाती है, और जो हमें लगता है कि अगर हम कचहरी गए तो बहुत पैसा खर्च होगा, समय भी लगेगा। इस सबसे बचने के लिए वो एक सेल का गठन किया गया है। सर ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत जो कैंप लगाए जाते हैं उसके अंदर भी तमाम तरह की सुविधाएं आपको दी जाती है। और बच्चों, बताने की बात सब लोगों की ये है कि वो वहां पर आप किसी प्रोसेस के अंदर आकर के, और एक लंबा समय वहां पर आपको नहीं लगेगा, आपका निस्तारण जल्दी से जल्दी किया जाएगा। समस्या का जितनी जल्दी
समाधान किया जाए उतना अच्छा होता। मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि समस्या नाम का कोई जीव नहीं है। पता नहीं कितने लोग मेरी बात समझ पाएंगे, तो कोशिश करूंगा समझाने की कि समस्या नाम का कोई जीव होता ही नहीं है। वास्तव में हम जिस काम को टाल देते हैं, जिस बात को टाल देते हैं, वो आगे जाके समस्या के रूप में पहाड़ बनकर के हमारे सामने आ जाता है। आज छोटी सी बात है, उसका अभी के अभी निस्तारण अगर हम कर दें तो वो बड़ी समस्या नहीं बनेगी। आप देखते हैं छोटी सी रंजिश मर्डर का कारण बन जाती है। अगर उसको वहीं निपटा दिया जाए, अगर उस मामले को वहीं खत्म कर दिया जाए तो वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। तो समस्या नाम की कोई चीज होती नहीं है। समस्या बनती कैसे है, हम लोग अवेयर नहीं है, हम लोग लेट किसी भी कारण से उसको स्टेप नहीं लेते उसके अंदर और वो समस्या बन जाती है। तो आपके सामने, आपके पास ये मौका है कि आपके पास विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मौजूद हैं। आप बता रहे हैं कि जजी के अंदर कैंप लगाया जाता है। कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं है, कॉलेज के बल्कि गांव से तो जैसा रिवाज है वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ेगा, वहाँ जाकर के आप आ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, भरण पोषण का मुद्दा आता है। भरण पोषण किसका? बहुत जानकार लोग भरण पोषण की बात करते हैं तो अभी तक वो ये मानते हैं कि पति पत्नी का विवाद है तो पति पत्नी को भरण पोषण का करना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था करेगा। इसे जब आप जानेंगे तो माता पिता भी अपनी संतान से भरण पोषण ले सकते हैं।